नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में, जिसका शेयर प्राइस 8 रुपए 11 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए, इसमें 3% तक की गिरावट देखने को मिली है पिछले सेशन में, क्योंकि आने वाले दिनों में खासकर कि 9 दिसंबर को कंपनी एक ऐसा मूव लेने वाली है जिसके वजह से या तो ये शेयर प्राइस आगे की तरफ जाएगा या फिर इसमें और ज्यादा डिस्काउंट हमें देखने को मिलेगा। हालांकि जब से एक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इसे 3 रुपए तक का टारगेट दे दिया था, तब से ये अपने 11 रुपए के लेवल से टूटता हुआ दिखा और वहां से 50% करेक्ट होकर के 6 रुपए 61 पैसे तक गया था। यहां तक तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद से ये एक न्यूज आते रहती है और वोडाफोन आइडिया कभी भी इमोशंस के बेस पे चल रहा है और न्यूज के बेस पे चल रहा है, क्योंकि कंपनी का ना तो बैलेंस शीट अच्छा है, ना कंपनी अच्छा वर्क कर पा रही है, ना ही ये प्रॉफिट में है। ऊपर से कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो सबसे ज्यादा है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज समझने की बात है कि जहां कंपनी के डायरेक्टर्स भी इस शेयर में फंसे हुए हैं, उन्होंने खुद एफपीओ के समय में अपनी स्टेक्स बढ़ाए थे। यहाँ पे खुद कंपनी के प्रमोटर्स भी 11 रुपए के एफपीओ के प्राइस में उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया था, जहां पे बहुत सारे प्रमोटर और बहुत सारे इन्वेस्टर आज भी ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं। लेकिन ब्रोकर्स की तरफ से इसे 3 रुपए तक का डाउनग्रेड देना, ये शेयर प्राइस में 50% का जो करेक्शन आना और उसके बाद से ये करेक्शन में 30% की रैली होना और 8 रुपए तक आना, यहाँ पे फायदा किसका हुआ होगा? वहां पे फायदा उसी का हुआ है जिसने नीचे के लेवल पे इसमें बाइंग करी है। लेकिन जिसकी बाइंग ऊपर के तरफ है, वो चाहे कितना भी एवरेज कर ले, उसके पास 9 रुपए 10 रुपए के नीचे का एवरेजिंग प्राइस में शेयर मौजूद नहीं होगा। देखिए, बात यहां समझने की है कि वोडाफोन आइडिया अपने पूरे इमोशन बेस पे चल रहा है। मतलब कंपनी के बारे में कोई एक अच्छी न्यूज आती है तो इसका शेयर चलता है, खराब न्यूज आती है तो उससे ज्यादा ये टूट जाता है। इस वक्त जो न्यूज आई है उसे आप अच्छा भी कह सकते हैं और खराब भी। अच्छे इस सेंस में है कि ये अपने बहुत सारे जो बड़े बड़े कर्ज है उसमें से थोड़ा सा कर्ज वापस कर सकती है, तो ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक घाटे की बात यह है कि वोडाफोन आइडिया का इंडस टावर में जो 3% का स्टेक बचा हुआ है, जिसका मूल्य 2850 करोड़ के आसपास लगाया जा रहा है, ये 9 तारीख को इस स्टेक को बेचने वाले हैं। जबकि 2022 में इनके पास 10% से ज्यादा का स्टेक था, तब इन्होंने 7% का स्टेक बेचा था और उस समय भी डेप्ट को ही भरा था। इस बार भी ये वही करने वाले हैं कि बचे हुए 3% का स्टेक, मतलब ये कुछ इस तरीके का हो गया कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो आज आपके बुरे टाइम में थोड़ा बहुत काम आ रहा है, तो वही स्टेक बेचने के बाद ये 2000 करोड़ रुपए या तो इंडस टावर का जो बकाया है 3500 करोड़ वो उसे देंगे, या अदर जितने भी बकाए हैं इनके ऊपर उसमें से किसी को ये देंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके उस 9 दिसंबर को फाइनलाइज करेंगे। अब बचे हुए 800 साढ़े 800 करोड़ से ये अपने कंपनी के अंदर ग्रोथ पे काम करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे कि कंपनी के अंदर आगे 4G और 5G में क्या ग्रोथ करना है। हालांकि इनके 4G भी अभी पूरी तरीके से पूरे देश में डेवलप नहीं हो पाया और 5G पे इन्होंने काम शुरू कर दिया, जिसका प्रैक्टिकल रिव्यू अभी तक किसी भी अर्बन एरिया में हमें देखने को नहीं मिला। वोडाफोन आइडिया टाइम टू टाइम ये कमिट करता है कि हम 5G पे वर्क कर रहे हैं, आने वाले समय में हम भी 5G सर्विसेज देंगे। लेकिन यही इनके जो कंपटीटर है जियो और एयरटेल जैसे, ये लोग काफी समय पहले से ही 5G की सुविधा आपको दे रहे हैं और आने वाले समय में जितने भी यंग जनरेशन है ये सब 5G की स्पीड चाहते हैं, 5G का इंटरनेट चाहते हैं। तो अब जितने भी नए मोबाइल फोन यूजर्स है खासकर कि 5G में और अर्बन एरियाज में, इन सबके पास जियो या एयरटेल का ही कनेक्शन है और जिन लोगों के पास वोडाफोन का था वो वहां से छूट करके इन दोनों के पास जा रहे हैं। और अब एक तीसरा प्लेयर आ रहा है बीएसएनएल, जो कि रूरल एरियाज में, गांव देहात के एरियाज में काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बहुत से ऐसे मोबाइल यूजर है, डाटा यूजर है और देश में 60 करोड़ से ज्यादा ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जिन्हें 4G या 5G की जरूरत नहीं है, जिनके पास छोटा कीपैड फोन अभी भी है। कि इस डिजिटलाइज सेंचुरी में हर किसी के पास आज के समय स्मार्टफोन जरूर है, लेकिन इसकी तादाद 20 करोड़ के आसपास है, जिसे बढ़ के अगले 2 से 5 सालों में देखा जा रहा है कि ये 35 से 40 करोड़ होगी। बहुत सारे लोग स्मार्टफोन में आ रहे हैं, इसीलिए ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं या जियो है अपनी इतनी ज्यादा एफर्ट लगा रही है। लेकिन यहाँ पे हम वोडाफोन आइडिया के आने वाले फ्यूचर ग्रोथ पे बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर ग्रोथ तो इस कंपनी का है, लेकिन इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट मिली हुई है, जितने भी डेप्ट है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, बैंक्स का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर और प्रमोटर में भी काफी बड़े बड़े नाम है। शायद इस वजह से ये कंपनी अभी तक टिक पा रही है और काम कर रही है। इसकी जगह कोई और कंपनी होती तो वो अभी तक भाग चुकी होती। मेन समझने की ये दिक्कत है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सिर्फ 2 कंपनियों का डियोपॉली हो,
जियो या एयरटेल, इसीलिए उसकी मजबूरी है कि वोडाफोन को भी बचाए रखना है। इसके ऊपर किसी भी तरह का बहुत बड़ा डेप्ट या कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो गवर्नमेंट इसमें चाहते या ना चाहते हुए भी इनिशिएट कदम जरूर उठाती है। पिछले बार भी जब देखा गया कि कोर्ट की तरफ से काफी बड़ा ऑर्डर आया था वोडाफोन आइडिया के खिलाफ कि इन्हें 35,000 करोड़ का जो डेप्ट है वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, उसकी जगह पे एसबीआई और बड़े बैंक्स कितने भी आकर के और प्रमोटर ने इक्विटी शेयर इन्फ्यूज करके उस शेयर को, उस डेप्ट को शेयर में कन्वर्ट किया था, जहां पे 34% की हिस्सेदारी एसबीआई ने ली थी, जो कि अब डाइल्यूट होकर 24% हो चुका है। ऐसे भी हम टाइम टू टाइम सुनते रहते हैं कि वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, ये फंड रेजिंग करने वाली है। हालांकि हम 2 साल से यही सुन रहे हैं कि फंड रेजिंग होने वाली है। किसी भी तरह का फंड रेजिंग ये आने वाले समय का डेप्ट ही होता है, कंपनी के ऊपर कर्ज होता है, क्योंकि फंड रेज करके ये काम तो कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में इन्हें ये पैसा वापस भी करना होगा। और आज की कंडीशन वही है जो आज से 1-2 साल पहले इन्होंने फंड रेज किया था, अब उसका टाइम ड्यूरेशन आ गया है रीपेमेंट का। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि आपकी कंपनी कितनी भी कर्जे में हो, चाहे उसमें कोई इन्वेस्टर हाथ डाल ले या ना डाले, आपकी शेयर प्राइस कुछ भी हो, लेकिन आपका यूजर बेस, आपका क्लाइंट वही कम होने लगे। हर महीने 5 से 10 लाख यूजर कम हो रहे हैं। अगर क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो 20 लाख से 25 लाख जो यूजर्स हैं, इनके जो मोबाइल प्रोवाइडर हैं, वो सब कम होने लगते हैं। तो ये चीजें देख करके कंपनी के आने वाले समय में जो ग्रोथ होना है उस पर डाउट होता है। हालांकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ जियो एयरटेल जैसी कंपनी है, नया प्लेयर कोई आ नहीं सकता। तो वोडाफोन को अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो कैपेसिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ती है। शेयर प्राइस के मूवमेंट की बात तो यहाँ पे अभी जो 8 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है, ये मेक और ब्रेक का लेवल है। लेकिन आप इसके 5 साल तक के चार्ट को देखेंगे, ये जब 12 या 14 रुपए के ऊपर गया, इसके अंदर हैवी करेक्शन आ गया है। आज भी अगर शेयर में अपर सर्किट लगता है या किसी भी कारणों से 11-12 रुपए जाता है, तो जितने भी इन्वेस्टर अर्ली इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं वो सब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, यहां तक कि प्रमोटर भी प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे सेबी की तरफ से 11 दिसंबर तक जितने भी प्रमोटर हैं, इनसाइडर ट्रेडर हैं, एम्प्लॉयज हैं और कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन लोगों की ट्रेडिंग पे, इन लोगों के शेयर बेचने पे रोक लगा दी गई है। ना तो ये नए शेयर खरीद सकते हैं, ना ये बेच सकते हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद क्या, अगर शेयर प्राइस मूवमेंट नीचे आया तो ऑलरेडी जो प्रमोटर है और कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके शेयर प्राइसेस ऑलरेडी वो घाटे में है। लेकिन अगर शेयर प्राइस में एक बड़ी मूवमेंट आती है, एक बड़ी रैली देखने को मिलती है, तो उसके बाद बहुत बड़ी एक सेलिंग आएगी जिसमें बहुत लोग एग्जिट करना ही सोचेंगे। इस वक्त वोडाफोन अपने ऑल टाइम हाई 19 रुपए से लगभग 60 से 70% से ज्यादा टूटा हुआ है और वहां से इसका रिकवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी इसके अंदर एक अच्छी रैली, अच्छी मूवमेंट आएगी, वहां पे बहुत बड़ी सेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो वोडाफोन जस्ट एक ट्रेडिंग स्टॉक बन के रह गया है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो आज एक प्राइस पे लेते हैं और आने वाले समय में ट्रेडिंग के पर्पज से जब उसमें 1 से 2 रुपए का भी फंक्शनल देखते हैं तो उसे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग इसे टारगेट देते हैं कि ये 1 साल में डबल हो जाएगा, डबल होगा, लेकिन उसके बीच में फ्लक्चुएशंस काफी सारे होंगे, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा होगी। वहां पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट में खुद ये सोच के चलना पड़ेगा कि अगर मैंने आज 8 रुपए पे शेयर लिया है तो मुझे अगर इस पे 100% रिटर्न चाहिए तो क्या मैं इस शेयर के साथ 1 साल ये समय देने को तैयार हूं, या फिर इसके अंदर 20%, 30% या फिर ये 6 रुपए, 5.5 रुपए तक में भी जाता है, जो कि इसका 2021 का लेवल था। अगर ये वहां पे भी जाता है तो क्या इसके साथ आप कंफर्टेबल है, क्या आपका जो अमाउंट लगा है वो आपको रिलैक्सेशन दे पाएगा? ये सब चीजें देख करके इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसका जो शेयर अमाउंट है वो एक पेनी जैसा जरूर है, लेकिन ये कंपनी पेनी नहीं है, ना तो ये पेनी स्टॉक्स है। देखिए यहाँ पे 8 रुपए देखने में अट्रैक्टिव जरूर लगता है, मार्केट कैप 58,000 करोड़ का है, ये बहुत बड़ा एक मार्केट कैप है जो कि पेनी स्टॉक्स का नहीं होता है। ये 8 रुपए इसलिए, अगर ये 800 रुपए भी होता, अगर इसका जो पहले का टोटल वॉल्यूम ऑफ शेयर है, अगर कंपनी इन्फ्यूज नहीं करती, कंपनी इसके शेयर्स को और ज्यादा नहीं बढ़ाती, क्योंकि मार्केट में अगर 1,000 करोड़ शेयर है तो अब इसके 4,000 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर आप 4 टाइम्स इसका लेंगे तो ये वैसे भी 40 रुपए का स्टॉक है, जो कि ये हुआ करता था और वहां से काफी ज्यादा टूट के नीचे गिरा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके वजह से वोडाफोन का ब्राइट फ्यूचर होते हुए भी ब्राइट नहीं हो पा रहा है। दिक्कत ये है कि जब ये इसमें अच्छी बाइंग आएगी तभी इसमें बहुत बड़ी सेलिंग भी देखने को मिलेगी, तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, यहीं पे ये फंसा रहेगा। ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए और भी फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा एक छोटा सा एनालिसिस वोडाफोन आइडिया के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।